नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान टेक्निकल हेल्पर मेंस, यूपी आर्मिनल TG2, हिमाचल प्रदेश लाइनमैन इलेक्ट्रिशियन और SSA, 3 बड़ी भर्तियों के एग्ज़ाम रिसेंटली होने हैं। दोस्तों, इसके लिए हम हर मंडे ऐप में फ्री प्रैक्टिस टेस्ट लेते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक दिया हुआ है, जाइए अभी डाउनलोड कीजिए, हर मंडे तैयार रहिए। ये टेस्ट अभी भी ऑन है। यदि आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो जाइए फ्री टेस्ट पर क्लिक करें और टेस्ट को अटेंड करें, उसके बाद वीडियो देखें। अगर टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया है तो कंप्लीट वीडियो को देखें। वीडियो देखने के बाद टेस्ट अटेम्प्ट प्लीज़ ना करें। 1 मिनट में आप 25 क्वेश्चन सही कर देते हैं तो ऐसा डेटा पूरा भरने से कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, ये टेस्ट नंबर 45 है हमारा और इसका सॉल्यूशन हम यूट्यूब पर प्रोवाइड करवाते हैं, सो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। इन सभी 25 प्रश्नों की PDF आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी, electricalvk.net। हमारी वेबसाइट पर आप विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ से भी आपको टेस्ट सीरीज़ और पढ़ने को क्वेश्चन मिल सकते हैं, तो आप वहाँ भी विजिट करते रहें। आइए दोस्तों, आज के इन 25 प्रश्नों का सॉल्यूशन विस्तार सहित देख लेते हैं। और आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड ज़रूर करें। बस आप तो कंटेंट पहुंचा दीजिए दोस्तों तक, अपने आप जुड़ेंगे। सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है कि ट्रांसफार्मर में प्रति लपेट को यहाँ हिंदी में लिखा गया है, इंग्लिश में इसको टर्न्स बोलते हैं, अपन टर्न बोलते हैं। प्रति टर्न का मतलब है 1 टर्न की बात कर रहा है यहाँ पर। औसत EMF की गणना पूछ रहा है, ध्यान रखें। एवरेज EMF आपसे पूछा है, उसके लिए स्टैंडर्ड नोटेशन क्या होगी, मानक समीकरण क्या होगी, मैं आपको समझा देता हूँ। सवाल कह रहा है कि ट्रांसफार्मर में प्रति टर्न एवरेज EMF के लिए हमारा स्टैंडर्ड जो इक्वेशन समीकरण होती है वो क्या बनेगी। देखो, ट्रांसफार्मर में जो EMF उत्पन्न होता है उसको φFN से दर्शाया जाता है और एक पूरे चक्कर में मान में 4 परिवर्तन होते हैं, इसलिए 4 × φFN से दर्शाया जाता है। लेकिन यहाँ N का मतलब टर्न की संख्या से होता है और टर्न केवल 1 है, फिक्स हो गया ना, प्रति टर्न की बात कर रहे हैं। तो 4/5F को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो संख्या तो वही रहेगी ना, इसलिए इसका जो सही आंसर है वो क्या बनेगा, C होगा। 4 × 5 × F। N लगाने की ज़रूरत नहीं है, 4.44 नहीं करेंगे क्योंकि ये तब होता है जब RMS मान कैलकुलेट करना हो। हाँ, इसी क्वेश्चन में अगर आपसे प्रति टर्न RMS मान के लिए क्वेश्चन होता ना, देन आप D कर सकते थे, 4.445F। और अनेक टर्न के साथ यदि आपसे पूछा जाता देन आपको B उत्तर करना था। यानी टोटल हमारे 3 क्वेश्चन हो गए। B ऑप्शन तब करना है जब टर्न की संख्या 1 से अधिक हो, जितने टर्न है उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। C तब है हमारा ऑप्शन जैसा कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है। D तब है जब प्रति टर्न में RMS मान की गणना पूछे। खैर, अभी आपका C उत्तर है, यदि आपने C उत्तर किया है तो सही रहेगा। सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है कि एक वाइंडिंग के साथ सिंगल फेज मोटर। देखिए माय डियर, सिंगल फेज मोटर में 2 वाइंडिंग होती है, किसी भी तरह की मोटर हो। वास्तव में सिंगल फेज मोटर प्रैक्टिकली रूप से बताया जाता है कि ये 2 फेज की ही मोटर होती है। हमें इसमें फेज को स्प्लिट करना होता है और इसके लिए अपने पास 3 ऑप्शन होते हैं, कैपेसिटर, इंडक्टर, शेडिंग रिंग। हमने स्प्लिट किया तो इंटरनली जो मोटर की वर्किंग है वो 2 फेज के अकॉर्डिंग ही होती है। सो एक वाइंडिंग के साथ यदि कंपैरिजन करेंगे तो मोटर स्टार्ट ही नहीं होगी, उसका स्टार्टिंग टॉर्क 0 ही रहेगा। जैसे कि अपन देखते हैं, सेंट्रीफ्यूगल स्विच 75% एंड अबव स्पीड पर डिस्कनेक्ट होता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग भी उसके साथ में डिस्कनेक्ट होती है। देन जैसे ही मोटर ऑफ होती है तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच फिर से कनेक्ट हो जाता है। यदि किसी कारणवश सेंट्रीफ्यूगल स्विच कनेक्ट नहीं होता है देन मोटर स्टार्ट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि एक वाइंडिंग था। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के लिए कम से कम 2 फेज की हमें ज़रूरत होती है।
दो फेज होने पे ही रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा, यानी 90 डिग्री का हमें फेज डिस्प्लेसमेंट जरूरी है। सी उत्तर रहेगा, जीरो स्टार्टिंग टॉर्क करेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 3, एक केबल है जिसमें 3 स्ट्रैंड्स है। स्ट्रैंड समझते हैं क्या? पतले या सिंगल वायर को स्ट्रैंड बोला जाता है। प्रत्येक जो है वो 20-20 SWG का है, तो इसको हम कैसे नोटेशन दे सकते हैं? बड़ा सिंपल सा है, 3/20 लिखेंगे इसको, क्योंकि किसी भी केबल के रेटिंग के मामले में ऊपर की जो संख्या होती है जिसे अपन अंश बोलते हैं, नीचे की जो संख्या होती है उसे हर बोलते हैं। अंश हमेशा तार की संख्या यानी नंबर ऑफ वायर को इंडिकेट करता है, और हर जो होता है उसमें प्रत्येक तार का साइज़ दर्शाया जाता है, चाहे वो गेज नंबर हो या डायामीटर हो mm में। देन इस नोटेशन को अपन 3/20 यानी सी ऑप्शन के साथ लिखेंगे। 3/20 लिखा हुआ है, मतलब हो गया कि 3 तार है और प्रत्येक तार 20 SWG की है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नंबर 4 है। क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा है, मैं बता देता हूँ सवाल क्या पूछा गया। जो BJT होता है ना, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, उसमें एमीटर पर जो एरो निशान होता है, तीर का निशान, वो किस चीज़ को इंडिकेट करता है, ये पूछा अपन से। बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में तीर का निशान होता है, तो वो किसे दर्शाता है, ये पूछा। बड़ा सिंपल सा है, हम सब जानते हैं कि वो धारा प्रवाह की दिशा को बताता है, यानी वो बताता है कि करंट का फ्लो जो है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, एमीटर टू कलेक्टर हो रहा है या कलेक्टर टू एमीटर हो रहा है। ट्रांजिस्टर कोई भी हो, PNP या NPN, दो ही तरह से होगा, या तो एमीटर टू कलेक्टर होगा या कलेक्टर टू एमीटर होगा। अब यहाँ देखो, अपन से ये तो कहा नहीं गया कि धारा प्रवाह, या स्पष्ट रूप से आप देखें तो करंट का जो प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह के विपरीत दिशा में होता है, या फिर यूँ कहें कि होल की दिशा के समान होता है। यानी धारा प्रवाह की दिशा को दर्शाता है या फिर होल्स के प्रवाह की दिशा को दर्शाता है। दोनों ऑप्शन एक ही बात है। धारा की प्रवाह को दिशा को संकेत करने का अल्टरनेट जो ऑप्शन है वो है होल के प्रवाह की दिशा को। डी उत्तर करेंगे। एमीटर क्षेत्र में होल्स के प्रवाह को ये दर्शाता है या इंडिकेट करता है। सवाल नंबर 5वां देखिए, आपकी स्क्रीन पर है। सिंपल सा सवाल है, आई थिंक आप इसका बेहतर तरीके से उत्तर दे पाएंगे। एक कैपेसिटर में जो स्टोरेज एनर्जी होती है उसकी समीकरण होती है ½CV²। इन्होंने लिखा है XQV, और सवाल पूछ रहे हैं कि इसमें X किसे इंडिकेट कर रहा है या X की वैल्यू कितनी है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल समीकरण को कन्वर्ट कीजिए। ये समीकरण आई कहाँ से? कैपेसिटर में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होती है वो तो ½ CV² से दर्शाते हैं अपन, पर यहाँ तो समीकरण को ऐसा लिखा नहीं इन्होंने, ½ CV² तो नहीं बनाया। दूसरा ऑप्शन क्या है अपने पास? देखिए, 0.5 CV² करना है अपन को, ठीक है। आप क्या लिख सकते हो इसकी जगह कि C बराबर Q/V होता है, हम ये लिख सकते हैं। इसका मतलब 0.5 इंटू Q/V इंटू V, ये बनता है इसका ओवरऑल समीकरण। एक V से एक V कटेगा, 0.5 इंटू Q इंटू V, ये देखो एग्जैक्ट समीकरण आ रही है QV के पास में। तो QV के पास में जो लिखा हुआ आ रहा है, क्या आ रहा है? 0.5 आ रहा है। इसका मतलब X की वैल्यू यहाँ कितनी है? 0.5 है। QV से अपन इसको इंडिकेट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत आसान सा है। मेन टर्मिनल 1, मेन टर्मिनल 2 और गेट, ये तीनों किसके सिरे होते हैं? तो ये तीनों ट्राइक के सिरे होते हैं। SCR में एनोड, कैथोड और गेट होता है। यही GTO में होते हैं, गेट और एनोड कैथोड। और डायक में एनोड 1 और एनोड 2 के नाम से होते हैं, या फिर मेन टर्मिनल 1 और मेन टर्मिनल 2 के नाम से होते हैं। गेट नाम का जो है वो सिरा डायक में नहीं होता।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स को आपको भरना है। 1 kWh जो है वो 860 किलो कैलोरी के बराबर होता है। अगर इसे किलो जूल में कन्वर्ट किया जाए तो उत्तर कितना आएगा? देखिए माय डियर, जूल और वाट सेकंड बराबर होता है। पहले तो आप वाट सेकंड में उत्तर ले आइए ताकि हमें पता लग जाए जूल कितने, फिर उसको किलो में कन्वर्ट कर देंगे, राइट। देखो 1 किलो वाट घंटे जो होता है ना, इसे आप वाट सेकंड में कन्वर्ट कीजिए तो 1000 वाट इंटू 60 ये बनेगा आपका। यहाँ से अगर आप देखते हैं तो 36 के आगे 5 जीरो आप लगा रहे हैं, तब जा कर के जूल बन रहे हैं। वाट सेकंड आया, वाट सेकंड को ही जूल कहते हैं, दोनों एक ही बात है। अब आपको किलो लगाना है तो 1000 का इसमें भाग दे दीजिए, 3600 किलो जूल आ जाएगा। यानी 1 kWh 860 किलो कैलोरी और 3600 किलो जूल, तीनों एक ही बात है। सी ऑप्शन यहाँ आपका सही होगा। अगला सवाल है कि एटॉमिक फ्यूल निम्न में से कौन सा नहीं है? परमाणु जो पावर प्लांट होते हैं उसमें कौन सा ईंधन के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता? जनरली 3 ही काम में लेते हैं, प्लूटोनियम, यूरेनियम और थोरियम। कैडमियम नाम का कोई अपन एटॉमिक फ्यूल काम में नहीं लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो कि जब केवल धारा सोर्स ही सक्रिय हो तो 10 ओम के प्रतिरोध में से कितनी धारा प्रवाहित होगी? यानी यहाँ पर इस वोल्टेज सोर्स को भूल जाना है। देखो ये 2 एम्पियर का एक सोर्स है जिसमें एक ब्रांच 5 ओम रेजिस्टेंस की है और दूसरी ब्रांच 10 ओम रेजिस्टेंस की है। 2 पैरेलल ब्रांच आ रही है, इसका मतलब करंट जो है ये दोनों का योग है 1 और 2 के बराबर है। I1 प्लस I2 करते हैं तो 2 एम्पियर आ रहा है। R1 और R2 का अनुपात आप निकालिए, रेजिस्टेंस आप देख रहे होंगे 1:2 आ रहा है, तो जो करंट का डिवाइडेशन है वो कैसे हो जाएगा? 2:1 में हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि समांतर में धारा का मान है तो उच्च प्रतिरोध में से निम्न धारा का प्रवाह होगा। 2:1 में कन्वर्ट कीजिए, 2 एम्पियर को 3 बराबर भागों में आप अगर बांटते हैं तो 0.66 एम्पियर आ रहा है। तो 10 ओम के प्रतिरोध में से 0.66 प्रवाहित होगी, जबकि 1.34 के आसपास मान लीजिए ये आपके इधर 5 ओम रेजिस्टेंस में से प्रवाहित होगी। ए ऑप्शन सही कर देंगे, 0.66 एम्पियर आएगी अगर केवल करंट सोर्स जब एक्टिव हो। अपन से ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। सवाल नंबर 10 कह रहा है कि प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध आपको नगण्य मानना है। चित्र में संयोजित रेजिस्टेंस के आर पार वोल्टेज कितनी मिलेगी ये आपको बताना है। देखो श्रेणी क्रम में 3 सेल जुड़े हुए हैं ई यानी समान वोल्टेज के। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है तो आंतरिक रूप से कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। एक सेल की वोल्टेज का 3 गुना यानी 3E वोल्टेज जो है वो इस रेजिस्टेंस के आर पार होगा। बी उत्तर सही रहेगा। अगर सेम यही क्वेश्चन होता लेकिन तीनों बैटरी अगर पैरेलल में होती देन आपका ए उत्तर सही हो जाता। समांतर के लिए ए रहेगा, बी ऑप्शन जो है वो आपका सीरीज सर्किट के लिए यहाँ सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि 3 फेज परिपथ में प्रतिघाती शक्ति और वास्तविक शक्ति का अनुपात क्या कहलाता है? प्रतिघाती शक्ति kVAr से दर्शाते हैं और वास्तविक शक्ति को किलोवाट से। इसे ज्ञात करने के लिए VI sin phi और इसे ज्ञात करने के लिए VI cos phi फॉर्मूला लगाया जाता है। VI से VI कट जाएगा, साइन और कोस का अनुपात जो है वो tan phi कहलाता है। बी उत्तर सही होगा। साइन और कोस का अनुपात या साइन बटे कोस बराबर tan phi होता है। बी उत्तर यहाँ सही कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि परिपथ में वोल्टेज 200 वोल्ट है, 30 डिग्री के एंगल पर है। धारा 2 एम्पियर है, 30 डिग्री के एंगल पर है, तो परिपथ का प्रकार कैसा है? देखो करंट और वोल्टेज जहाँ तक आप इस सर्किट को देख पा रहे हैं ना, ओवरऑल करंट और वोल्टेज के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है? 0 है। कैसे? क्योंकि दोनों प्लस प्लस के हैं। मान लीजिए दोनों में से एक प्लस या माइनस का निशान होता ना, देन वो आगे या पीछे कहलाता। अभी
दोनों एक समान कोण पर है, 30 डिग्री लिखा हुआ है, तो ओवरऑल दोनों के बीच में जो अंतर है वो कितना है, 0 डिग्री का। और 0 डिग्री वाला परिपथ क्या कहलाता है, रेजिस्टिव सर्किट कहलाता है, यानी ये शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ है। करंट और वोल्टेज इन फेज ही है एक तरह से, केवल आपको इनडायरेक्ट तरीके से उत्तर दिया हुआ है। आगे देखो सवाल, परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। दो रेजिस्टेंस है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनकी रेजिस्टेंस वैल्यू नहीं, उनकी कंडक्टेंस वैल्यू दी हुई है। आपको G1 और G2 का मान दिया हुआ है, ना कि R1 R2 का। आपको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। R1 कैलकुलेट करोगे तो वो होता है 1/G1, और R2 कैलकुलेट करोगे तो वो होता है 1/G2। यानी 1/G1 प्लस 1/G2 कर दो, आपका उत्तर आ जाएगा। कैलकुलेशन करना, उत्तर का मिलान करना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना आपका उत्तर कितना आया। यहाँ आपका ऑप्शन 3/8 उत्तर आना चाहिए, ठीक है। मिलान कर लेना, मुझे कमेंट करके बता देना इतना ही आया क्या, साथ में पता लग जाएगा आपने इतनी दूर वीडियो देखा है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं 2 मिनट 5 मिनट से ज़्यादा वीडियो देखते ही नहीं हैं। तो मुझे भी पता लग जाएगा इतनी दूर आप वीडियो को देखने आए या नहीं आए, कौन कौन आए, कितने बच्चे आए, ये भी पता लगेगा। सवाल नंबर 14, 10 माइक्रोफेड, 20 माइक्रोफेड और 30 माइक्रोफेड के 3 कैपेसिटर है, 150 वोल्ट आपूर्ति के सीरीज में जुड़े हुए, सही कथन की पहचान करो। देखो सवाल में क्या किया है कि जो ऑप्शन दिए ना वो सारे के सारे वोल्टेज ड्रॉप पर ही दिए हैं, तो क्यों ना हम ध्यान वोल्टेज ड्रॉप पर ही केंद्रित कर दें। श्रेणी क्रम में अगर आपको वोल्टेज ड्रॉप निकालना होगा तो हम सब जानते हैं कि Q बराबर CV होता है। अगर यहाँ से वोल्टेज के लिए फॉर्मूला अप्लाई करें तो क्या बन रहा है, Q/C। अब देखो Q जो होता है ना, आवेश, चार्ज का इंडिकेशन है ये। श्रेणी क्रम में आवेश का मान समान रहता है, यानी यहाँ Q1 Q2 Q3 का मान क्या आएगा, एक समान। जब ये Q1 Q2 समान है और C1 C2 अलग अलग है, तो हम सब जानते हैं कि जिसकी धारिता कम होगी ड्रॉप उसी पर अधिक होगा। देन आपका डी उत्तर सही होगा कि 10 माइक्रोफेरेड पर मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप होगा, 30 वाले पर मिनिमम होगा, 10 वाले पर मैक्सिमम होगा। कैलकुलेशन करना, उत्तर का मिलान जरूर करना, कमेंट करके बताना कि आपका उत्तर यही आ रहा है क्या। सवाल नंबर 15 देखिए, समीकरण है 5ZNP60A, किसकी समीकरण है, डीसी जनरेटर में इंड्यूस ईएमएफ कैलकुलेट करने की। सवाल पूछा गया कि जब लेप बाउंड हो तो पोल और समांतर रास्तों का अनुपात कितना होता है, 1 होगा। क्योंकि लेप का मतलब यहाँ पर देखो सिंप्लेक्स ड्यूप्लेक्स जब ना दिया हुआ हो तो आपको हमेशा सिंप्लेक्स ही मानना होता है, और सिंप्लेक्स में पोल की संख्या और पैरेलल पाथ की संख्या दोनों बराबर होते हैं। देन जब दोनों का मान समान होगा तो रेशो कितना आएगा, 1 आएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पर, इसी को आप ध्यान में रखें। सवाल नंबर 16, टेक्निकली टू वे स्विच का दूसरा नाम क्या है। टू वे स्विच को हम SPDT बोलते हैं। सिंगल पोल होता है लेकिन डबल थ्रो होता है। डबल थ्रो का मतलब 2 रास्ते होते हैं, यानी 2 में से धारा प्रवाह होता है, एक को बंद करेगा एक को काटेगा, यानी पोल एक ही है। पोल का मतलब होता है हमें प्रेस एक ही बार करना होता है, एक बार प्रेस करते 2 स्थितियाँ चेंज होती हैं, एक सर्किट डिस्कनेक्ट होता है, दूसरा सर्किट कनेक्ट होता है। इसलिए टेक्निकली हम इसे सिंगल पोल डबल थ्रो स्विच के नाम से जानते हैं। सवाल नंबर 17 देखो, उसी से जुड़ा हुआ जो अभी मैंने लेप बाउंड का रेशियो करवाया। क्वेश्चन पूछा है कि बंद परिपथ में जंक्शन पर आने वाली धाराओं का कुल योग, मान लो कि 1 और 2 आ रही है, जाने वाली धाराओं का कुल योग मान लो कि 3 और 4 जा रही है, तो इनका अनुपात पूछा है मैंने। और हम सब जानते हैं कि इनकमिंग करंट का योग आउटगोइंग करंट के योग के बराबर होता है। मान लीजिए 20 एम्पियर इनकमिंग है तो 20 एम्पियर भी क्या है, आउटगोइंग, तो दोनों का अनुपात कितना आएगा, यूनिटी। 1 हुआ कि नहीं हुआ उत्तर। ध्यान रखें, अनुपात पूछ रहा है, मान नहीं पूछ रहा है। मान तो 0 होता है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं 17वें सवाल में। यहाँ ये नहीं पूछा कि कुल धाराओं का मान कितना होता है, यहाँ धाराओं का अनुपात पूछ रहा है। देखो ये देखो, यहाँ देखो अनुपात का मतलब क्या है, जो इनकमिंग करंट है उसको रखो, उसमें भाग दो जो आउटगोइंग करंट है, तो दोनों बराबर होती है। जब दोनों करंट बराबर होती है तो फाइनल आंसर 0 हुआ कि नहीं हुआ। आगे देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लास और पेपर किस प्रकार के चुंबकीय पदार्थों के ग्रुप में शामिल है। कागज़, कांच, ये सब तो
डाया मैग्नेट में ही आएंगे ना, तो डाया को हिंदी में प्रति लिखते हैं, एक ही बात है। सी उत्तर कर देना, प्रति चुंबकीय पदार्थ आएंगे यानी डाया मैग्नेट आएगा। सिंपल सा ही क्वेश्चन है, इसमें तो लंबा चौड़ा कुछ है ही नहीं। 19वां भी ऐसा ही है कि निम्न में से कौन अन्य सभी से सस्ता है। जब आप चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, सोना कंपैरिजन करेंगे तो साफ साफ पता लग रहा है एल्यूमिनियम ही इन सब में जो है वो सस्ता है। सी उत्तर के साथ जाएंगे। सवाल नंबर 20 कह रहा है कि कौन सा नियम चुंबकीय पदार्थों की ससेप्टेंस और तापमान के बीच संबंध दर्शाता है, तो इसे क्यूरी-वाइस नियम कहते हैं। बी उत्तर रहेगा। कूलाम, एम्पियर और केल्विन के नियम के बारे में भी आप जानते होंगे। विद्युत धारा के असमान वितरण के कारण चालक में प्रतिरोध में वृद्धि हो जाती है, इसे हम स्किन इफेक्ट बोलते हैं। त्वचा प्रभाव यही होता है, इसी कारण से एक चालक का प्रभावी प्रतिरोध डीसी की अपेक्षा एसी में अधिक होता है। त्वचा प्रभाव के कारण करंट जो है वो एबनॉर्मल होती है। चॉपर क्या है, तो डीसी को डीसी में कन्वर्ट करने वाला सर्किट है। डीसी को एसी में करेगा तो वो इन्वर्टर कहलाता है। एसी को डीसी करेगा तो वो कन्वर्टर कहलाता है। एसी को एसी में कन्वर्ट करता है तो वो साइक्लो कन्वर्टर कहलाता है। चारों ऑप्शन हो गए, मेरे हिसाब से आराम से समझ गए होंगे। चित्र के अनुसार लोड प्रतिरोध में शक्ति खपत बताइए। आरएल में पावर कंजप्शन कितना हो रहा है। देखो, पावर कंजप्शन के लिए बात करें तो यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ये यहाँ से आपको लोड दिखाया है इसने, इसका मतलब ये क्या है, आंतरिक सर्किट है। आंतरिक सर्किट में क्या होता है कि अगर इसका 5 ओम का रेजिस्टेंस है तो लोड प्रतिरोध भी आपको कितना मानना है, 5 ओम का, क्योंकि मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र नियम को आपको यहाँ अप्लाई करना था। अधिकतम शक्ति स्थानांतरण के मामले में लोड प्रतिरोध की वैल्यू कितनी हो गई, 5 ओम। वोल्टेज ड्रॉप वहाँ पर कितनी मिलेगी, 5 वोल्ट, क्योंकि बराबर रेजिस्टेंस होता है। सोर्स प्रतिरोध लोड इम्पीडेंस के बराबर हो तो वोल्टेज जो है वो आधी आधी मिलती है। V²/R का फॉर्मूला लगा दीजिए, उत्तर आ जाएगा। यानी 5 × 5/5 करेंगे तो आपका उत्तर आएगा 5 वाट। यानी लोड जो है उसमें पावर कंजप्शन जो हो रहा है वो कितने का होगा, फिर 5 वाट का होगा। बी उत्तर कर देना। और कौन एक रोटेटिंग ट्रांसफॉर्मर है, तो इंडक्शन मोटर का फंक्शन बिल्कुल ट्रांसफॉर्मर के जैसा होता है। 3 फेज इंडक्शन मोटर और शॉर्ट सेकेंडरी वाला ट्रांसफार्मर दोनों सेम होते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करते हैं। स्टैटिक इंड्यूस ईएमएफ होता है। और आर्सेनिक किस प्रकार की अशुद्धि है, तो पंच संयोजी अशुद्धि है, पेंटावोलेट है, एंटीमनी, आर्सेनिक, बिस्मथ, फास्फोरस, ये सब। इंडियम, गैलियम, बोरोन 3 में आ जाएगी, सिलिकॉन, जर्मेनियम 4 वाले में आ जाएगी। दोस्तों बस यही थे आज के 25 क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। स्कोर कमेंट करके बताना, वीडियो लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना, ऐप डाउनलोड करना और वेबसाइट से PDF डाउनलोड कर सकते हो।